डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल पेपर ES 102 वर्तमान भारत में शिक्षण परिणामों। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 12 मानव अधिकार नु शिक्षण अने अधिकार या राइट टू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से राइट्स हैं, कैसे हम उसको एजुकेशन के थ्रू कैसे हम लोगों को अवेयर करेंगे जिससे वो लोग अपने राइट्स के प्रति जागरूक होंगे। क्योंकि प्रत्येक मानव को अपने राइट्स जो उसके अधिकार हैं उसको जानना जरूरी है। उसको जानेगा तो वो अपने जो कर्तव्य हैं, जो देश के प्रति कर्तव्य है उसको कर पाएगा और अपने राइट्स को लेके आगे बढ़ सकता है और अपना विकास कर सकता है, अपनी ह्यूमन की जो वैल्यू है उसकी रक्षा कर सकता है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये जो लेक्चर है इस पे जो इस टॉपिक था कि एजुकेशन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, उसकी बात करेंगे हम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन इंट्रोडक्शन, दूसरा एजुकेशन इज अ राइट। एजुकेशन इज अ राइट के अंदर हम पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, जो भारत गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है उसमें क्या है वो पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन एंड लॉ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो एजुकेशन को कैसे कौन कौन सा नियम बनाया है जो किस हिसाब से उसको संरक्षित करता है। एजुकेशन राइट्स, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, फ्री एजुकेशन, राइट टू डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब इसकी बात करेंगे हम। इन 4 टॉपिक के बेसिस पे हम एजुकेशन इज द राइट क्या है, एजुकेशन का अधिकार, वो हम जानेंगे। दूसरा भाग जो है ह्यूमन राइट एजुकेशन, जो ह्यूमन राइट क्या है, एजुकेशन कैसे लोगों को अवेयर करें, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। तो जैसे ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में जैसे हम वुमेन के राइट जो हैं, जो एजुकेशन ह्यूमन राइट विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो वुमेन का रिस्पेक्ट में क्या ह्यूमन राइट्स है एजुकेशन का। फिर एजुकेशन का जो है वो रिस्पेक्ट दलित के रिस्पेक्ट में क्या है, माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इन बेसिस पे हम जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, कैसे हम समाज को आगे बढ़ा सकते। जो महिलाएं उनका अधिकार क्या है, जो दलित हैं उनका अधिकार क्या है, माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी उनका अधिकार क्या है, स्टूडेंट का अधिकार क्या है, पेरेंट्स का अधिकार क्या है, टीचर का अधिकार क्या है, ये सब अवेयर होंगे। तो इसके बारे में विस्तृत हम अध्ययन करें। उसके बाद हम करिकुलम में कैसे हम ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड करें जिससे बच्चे पढ़ें, अवेयर हों और अपने अधिकार को समझें। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने जो ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई वो कब बनाई, उसका क्या प्रारूप है, उसका क्या पर्पज है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं पहले कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, आउटकम जो हमारा है कि हम क्या प्राप्त करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द एजुकेशन इज द राइट, फिर अंडरस्टैंड द ह्यूमन राइट एजुकेशन, अंडरस्टैंड द करिकुलम फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, be able to discuss the United Nations and human rights education, human rights law and respect to women, Dalit, minority and student and parents perspectives हम देखें कि हमारे लॉ क्या है, उसको चीज़ों को अध्ययन हम अंडरस्टैंड करने की, जानने की, एक्सप्लेन करने की जो हमारी कैसे हम इस लेक्चर के बाद कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आउटकम जो आएगा। तो हम बात करें कि इंट्रोडक्शन में हम देखें, बात करें कि एवरी पर्सन हैव ए बेसिक राइट टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार और उसके शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्यों शिक्षा का अधिकार प्राप्त है कि शिक्षा जो है क्या करती है, एजुकेशन क्रूशियल ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर द पर्सनल या डिग्निटी। जो एजुकेशन है वो जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए।
क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हम डेवलप होंगे, अपने यूनिटी जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम डेवलप करेंगे, पर्सनल डिग्निटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो इसलिए हमें एजुकेशन चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं एक्सेस टू एजुकेशन इज क्लोजली लिंक टू द फंडामेंटल राइट अ पर्सनल लाइफ। जो एजुकेशन जो एक्सेस है, जो एजुकेशन का एक्सेस हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए, जिससे हम जब मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन को हम अपने अधिकार से लेंगे और उसको उसके थ्रू हम अपने राइट्स को जानेंगे, जिससे जिससे हम एक्सप्लिसिटी स्टैंड राइट टू एजुकेशन ट्रेंड, बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन, क्योंकि एजुकेशन क्या है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नेशन के ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो एजुकेटेड सोसाइटी होगी, तो एजुकेटेड समाज जब होगा तो एजुकेटेड देश होगा, तो देश का हमारा विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति का। इसलिए एजुकेशन हमें ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन इज़ अ राइट। इसमें इस बड़े से कंसेप्ट के पीछे हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर हम बात करें, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, देखें तो कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमें है, जो भारत संविधान में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें प्राप्त हुआ। एक अलग तरह का माइलस्टोन ये प्राप्त हुआ, जो हमें अधिकार देता है कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त हो। अगर हम जैसे 20 ये जो प्राप्त हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, तो राइट टू एजुकेशन, इसके पहले हमारा जो संविधान है उसमें 21A ये भी बात करता है, आर्टिकल जो है ये भी बात करता है राइट टू एजुकेशन की। तो ये राइट टू एजुकेशन ये 21A का मतलब, जो अगर किसी आर्टिकल के बाद में अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है तो ये आ रहा है, इसका मतलब इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में ये 21 की बात कर रहे हैं कि इंक्लूड किया गया, तो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6वां संशोधन हुआ, 6वां संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या क्या 20A को इंक्लूड किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ। ये जो इसके पहले क्या था, इसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन जब उसमें सुधार किया गया, जब आवश्यकता एजुकेशन की आवश्यकता को समझा गया, उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में था 45 आर्टिकल 45 में था कि प्रत्येक बच्चे को जन्म से 0 से 14 वर्ष के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। वो स्टेट का अधिकार है, वो उसमें बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में जो है, जो 45 जो आर्टिकल है उसमें बात की गई थी कि 0 से 14 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री दिया जाए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था टू स्टेट पॉलिसी के लिए। स्टेट के लिए ये था कि ये स्टेट जो है आर्टिकल 45 के तहत अपने जो उनके स्टेट में जो बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन देगा। लेकिन क्या था कि प्रावधान ये था, लेकिन ये इस चीज़ के लिए वो बाध्य नहीं था, इसलिए फिर इसमें थोड़ा सुधार किया गया। तो अब क्या किया गया कि अब 40A को जब 45 में ये था कि बाध्य नहीं किया जा सकता राज्य को, तो उसमें सुधार किया है, क्योंकि एजुकेशन कंपल्सरी है, सबको देना जरूरी है। तो इसलिए 21 जो 86 संशोधन हुआ, तो 20A जो 21A जो अमेंडमेंट किया गया उसको हम किस में रखे, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है उसमें हमने उसको अमेंडमेंट किया, 3rd पर फंडामेंटल राइट्स में रख दिया। जब फंडामेंटल राइट्स क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे अधिकार हैं, जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो वो फंडामेंटल राइट जो मुख्य अधिकार हमारे हैं वो एट द रेट ह्यूमन राइट्स ही हैं, तो उसमें इंक्लूड किया है। तो उसमें अब क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बाध्य है कि दोनों को कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन उसमें जो 0 से 14 था उसमें 6 से 14 साल कर दिया गया। तो इसलिए उसमें भी 45 में भी संशोधन किया गया कि 45 की जो एज संशोधन किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये रहा एक देखें तो आपका राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा किया गया। तो द फंडामेंटल राइट्स में आ गया तो हमें हमारा अधिकार है, बच्चे का अधिकार है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे। स्टेट को इसमें क्या है कि कंपल्सरी है कि आपको एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन, लॉ एंड एजुकेशन, इसकी बात जो अभी हमने बात की उसी में आर्टिकल 20A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002 अभी जो हमने बात की कि जो 20A की बात हुई कि आर्टिकल 20A जो उसका अमेंडमेंट हुआ 2002 में 86 जो सुधार हुआ उसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। उसके तहत क्या किया गया, वही जो मैंने बताया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड बिटवीन द एज 16 to 14। बात हुई वही कि स्टेट को कंपल्सरी, यहाँ 45 में क्या था कि कंपल्सरी नहीं था, उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो करना चाहे वो स्टेट के ऊपर था कि वो कैसे प्रावधान करता है। लेकिन यहाँ पे जब उसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया तो यहाँ पे कंपल्सरी हो गया कि स्टेट को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेट को कंपल्सरी क्या किया कि हर स्टेट जो है अपने यहाँ के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक उनको दिया जाए, उपलब्ध कराया जाए। एजुकेशन राइट बात हो रही है तो एजुकेशन राइट इंडिया कह रहा है कि डिक्लेरेशन द ट्रीट offend education and a fundamental human right. This include the universal declaration of human rights. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये यूएन के द्वारा बनाया गया था। कन्वर्ट्स द राइट टू चाइल्ड, मतलब बच्चे के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट है वो उन्होंने बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक राइट टू चाइल्ड बनाया, CRC जिसे कहते हैं। उसमें क्या क्या कि बच्चे का हनन न हो, बच्चे को एब्यूज नहीं किया जाए, उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उसने उन्हें CRC का निर्माण किया है। जिससे हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट अफाइड द एवरी चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि ये जो राइट्स हैं, राइट टू चाइल्ड जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे का हम उसका राइट्स है एजुकेशन प्राप्त करने का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या कर रहा है उसके बच्चे के अधिकार को, एजुकेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो राइट टू चाइल्ड एक्ट बनाया गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट मतलब फ्री एजुकेशन। जो एजुकेशन भी कैसा होना चाहिए, उसे फंडामेंटल राइट्स है कि फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद तो RTI एक्ट मेक्स एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21। उसी बात हो रही जब RTI मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, तो वो कह रहा है कि वो इनको अधिकार दे रहा है, फंडामेंटल राइट दे रहा है 20A के तहत, आर्टिकल 20A के तहत उसको कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो उसके बाद राइट टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बात करें तो इसमें करके इंडिया देयर आर द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द राइट टू एजुकेशन एंड ब्रोदर द कंसेप्ट ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट। दोनों का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन प्राप्त होगा, एजुकेटेड होगा, तो डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, पर्सपेक्टिव ऑफ नेशन, तो इसलिए ये अधिकार उनको दिया गया। दूसरी बात करें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या है, इस पर्सपेक्टिव पर अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि एक्वायर द नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड, स्किल, प्रमोट रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, इसकी बात कर रहा है कि अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को, तो ह्यूमन राइट्स हमारे जो वैल्यू हैं, हमारे नॉलेज है, हमारा वैल्यू है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा स्किल है, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी। किसके रिस्पेक्ट में, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट में वो करता है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो हमारे नॉलेज को, हमारे वैल्यू को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे स्किल को, हमारे वो प्रमोट करता है ह्यूमन डिग्निटी के, हमारे आइडेंटिटी के, जो हमारी डिग्निटी है उसके फेवर में वो उसको प्रमोट करता है, उसको डिफेंस करता है, उसको
उसकी सुरक्षा करता है देखें तो। उसके बाद वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द क्लेम डिफरेंट देयर द ओन राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ अदर, अपने राइट्स को भी जानते हैं और दूसरे के राइट्स को भी वो उनको अवेयर हैं, जिससे वो दूसरे के राइट्स की भी रक्षा कर सकें। एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब ह्यूमन राइट्स की बात हुई तो इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि ह्यूमन राइट्स किसके अनुसार होगा। तो इसमें हम पहला देखते हैं, जो पहला पॉइंट हमारा है, ये हम देखते हैं कि वुमेन के पर्सपेक्टिव में। वुमेन के पर्सपेक्टिव में क्यों क्योंकि इनके आधार, इनका अधिकार जो वुमेन का, औरतों का अधिकार है, उसके पर्सपेक्टिव में जो ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है, तो उसमें हम देखेंगे तो कह रहा है कि इंडियन एजुकेशन वुमेन और द राइट्स ऑफ प्रमोट इम्पोर्टेंट ड्यू टू द हिस्टोरिकल जेंडर इनइक्वलिटी प्रिविलेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रैक्टिस। जो राइट्स है वो क्या क्या वुमेन के क्या करता है, जेंडर जो इनइक्वलिटी हो रही है, जो बॉयज़ गर्ल्स के बीच में डिफरेंस किया जा रहा है कि लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं कर सकते, या लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ये जो कंसेप्ट आ रहा है, तो उसको बचाने के लिए, वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको बचाने के लिए वो जेंडर इनइक्वलिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन को लाया गया। उसके बाद क्या रहा है दूसरा, इसका कंसर्न जो एजुकेशन पढ़ा जाए तो उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस, राइट टू इक्वलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सब को क्या क्या प्रिवेंट करेगा, उसके अधिकार को, औरतों के अधिकार को, वुमेन्स के अधिकार को प्रिवेंट करेगा। स्पेशल लेजिस्लेटिव लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, एंड एक्ट जो, ये इससे बेसिस पे वो क्या करेगा, धीरे धीरे ये राइट टू एजुकेशन क्या कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन क्या करें, ह्यूमन के जो अधिकार हैं उनके जो इसका हनन किया जा रहा है, जिसको रोका जा रहा है, जिस बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे, या इकोनॉमिक स्थिति के बेसिस पे, या उनके कलर के बेसिस पे, या उनके अधिकार को जिस हिसाब से भी रोका जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया, जिससे वो अगर इस एजुकेशन के थ्रू इस चीज़ से जब अवेयर होंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तो इसका विरोध करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बात किया गया है वहाँ पे। फिर क्या वुमेन राइट टू इंडियन इंक्लूड, इंडिया में और क्या क्या राइट दिया गया कि इक्वल पे, राइट टू डिग्निटी एंड डेंसिटी, एंड द राइट टू अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट। इन सबको रोकने के लिए कह रहा है कि इक्वल पे का राइट दिया गया, कि ऐसा नहीं कि वुमेन है तो उसको ज़्यादा पे करना होगा, या इक्वल पे का राइट दिया गया है। उसके डिग्निटी को बचाए रखने का अधिकार दिया गया है। उसको जो डोमेस्टिक जो वर्क प्लेस पे उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रिवेंट किया गया। तो ये जब अधिकार को अपने जानेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे और उसको रोक सकेंगे। तो इस आधार पर देखें तो ये ह्यूमन राइट्स एजुकेशन थ्रू एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट लॉ विद रिस्पेक्ट टू वुमेन आपने पढ़ा। इसके बाद देखें हम दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, दूसरा क्या कह रहा है कि एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट विद रिस्पेक्ट टू दलित। पहले वुमेन है, फिर दलित की बात करें कि दलित के पर्सपेक्टिव में ह्यूमन राइट्स क्या बोला कर कि जब ये जो दलित या ड्यू टू कास्ट सिस्टम जो आया, रिक्वायर द स्पेसिफिक अटेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट एजुकेशन। ये जो कास्ट सिस्टम है, ये क्या क्या है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पड़ने लगा कास्ट सिस्टम की वजह से। तो जो ये ह्यूमन राइट्स लॉ है, इसको रोकने के लिए, जो उनके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस चीज़ को रोकने के लिए, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये लॉ जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, राइट टू डिग्निटी, उनके डिग्निटी को बचाने के लिए, इक्वलिटी की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। कि ये सब क्या कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू दलित में, दलित के रिस्पेक्ट में, ये सब इन चीज़ों पे वो बल देता है। इन चीज़ों को, जो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे, राइट टू डिग्निटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको रोकेगा। इक्वलिटी नहीं उनको मिल रही तो वहाँ इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको रोका जाएगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका अधिकार है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हैं, है उनके पास, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। लेकिन ये जब उसको जानेंगे किससे, एजुकेशन के थ्रू जानेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो
जब उसके थ्रू उनको अवेयर होंगे तब ये अपने अधिकार को जानेंगे और रोक सकेंगे। तो इसलिए बार बार एजुकेशन जोड़ा जा रहा है उसके साथ। फिर उसके बाद कह रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो जो इंडियन लेजिस्लेशन लिंक द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंट एक्ट ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो 1989 में प्रोवाइड किया गया था। ये वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कास्ट बेसिस पे उस पे रोकने की बात की गई थी। इस प्रावधान इस एक्ट के तहत उनको सुरक्षा दी गई। जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वायलेंस, तो इस जो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस आधार पे इनको ये जो एक्ट है 1989 वो उनके क्या प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया गया। उसके बाद कह रहा कि डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ बात हो रही है कि डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल लॉ दोनों जो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो दलित हैं, जो पिछले शेड्यूल कास्ट हैं, वो क्या करें इंडियन वो क्या उनको राइट्स मिले, दलित उनको अधिकार मिले जिससे वो आगे प्रमोट करे नेशन में, वो बाहर भी जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा और अधिकार मिले। तो उसके बाद तीसरा जो है वो बोला कि टीचिंग ह्यूमन राइट्स लॉ रिलेटेड टू माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी के आधार पे बात कर रहा है कि माइनॉरिटी जो सोसाइटी है, माइनॉरिटी सोसाइटी इकोनॉमिक बेसिस पे या माइनॉरिटी है वो आपके रिलीजियस बेसिस पे, तो जिस आधार पे है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो जिस आधार पे है माइनॉरिटी कमेटी उसकी सुरक्षा कैसे ह्यूमन राइट करता है, तो उसकी बात यहाँ होगी। तो कह रहे हैं कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथिक माइनॉरिटी, तो इस आधार पे जो माइनॉरिटी कमेटी है उसको ह्यूमन जो राइट टू एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी इज क्रूशियल प्रोटेक्ट टू देयर राइट, रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ। कह रहा है कि ये क्या करता है, ये इनको रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करता है। अगर रिलीजियस लेवल पे लोग जाए, लिंग्विस्टिक लेवल पे लोग जाए तो रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करता है। कल्चरल एक्सप्रेशन, जो उनका कल्चर है उसको एक्सप्रेस करने की उनको स्वतंत्रता दी जाती है। उनको उनका अधिकार है कि उनका जो कल्चर है उसको वो प्रैक्टिस करें, उसका उसमें वो जिस हिसाब चाहे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, वो पब्लिक जो सोसाइटी है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनके जो एक्टिविटी उसमें भाग ले सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिया। उसके बाद कह रहा कि माइनॉरिटी राइट्स इंक्लूड द राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी राइट है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें भी दिया गया है कि उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो उनको वेटेज दिया जाए, उनको जॉब में वेटेज दिया जाए, एडमिशन लेने में वेटेज दिया जाए, तो इस इफेक्टिव जिससे वो आगे बढ़ सके, उससे इक्वलिटी जनरेट हो सके। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स जो राइट्स इशू जो है वो काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ इन रिलेट टू, किससे रिलेट कर रहा है, माइनॉरिटी टू प्रमोट यूनिवर्सल रिस्पेक्ट टू एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है वो कह रहा है कि एजुकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो रिलेट करता है रिलेशन टू माइनॉरिटी टू प्रमोट यूनिवर्सल रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेंस। जो किसके रिस्पेक्ट में, वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट की बात कर रहा है कि यूनिवर्सल उनको रिस्पेक्ट मिले, सब जगह उनको रिस्पेक्ट मिले। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह एक ही स्थान पर मिल रहा है, लेकिन पूरे देश में उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उस आधार पर उनको छूट दिया जाए, उसकी बात कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, उनसे रक्षा के लिए उनको अधिकार प्रोवाइड किया जाए। तो इन सब देखें तो इस जो अधिकार दिया गया है सारे माइनॉरिटी को प्रिवेंट करने के लिए, वो समाज में इक्वल लेवल पे आ गए, इक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल एक्सेस मिले, डिस्क्रिमिनेशन न हो उनको। तो उनके अधिकार बताए गए हैं कि संविधान के द्वारा उनको अधिकार दिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो उनको अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार दिया गया है, लेकिन वो उसको कैसे जानेंगे, कैसे अवेयर होंगे, तो उसके लिए एजुकेशन को वहाँ रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो एजुकेशन को बताना पड़ेगा
कि एजुकेशन के थ्रू कैसे होगा। तो अब अगला कह रहा है टीचिंग ह्यूमन राइट्स लॉ टू स्टूडेंट। तो उस कैसे अवेयर होगा, जब कैसे बताएंगे, जब हम जो स्टूडेंट आएंगे, जो छात्र हमारे पढ़ने आ रहे हैं, उनको हम बताएं, उनको हम एजुकेट करें, करिकुलम में उनको इंक्लूड करें, कैसे उनको जो राइट्स हैं उसको अवेयर करें उनको। तो वो जाएंगे, वो बताएंगे, घर पे बताएंगे हमारे राइट्स से हैं, तो वो भी उनके परिवार, उनके समाज उनका अवेयर होगा, तो जिससे अपने अधिकार की बात कर सकेगा। तो इस आधार पे देखें तो एजुकेशन करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, पढ़ाया जाए उसको। उसके बाद कह रहा है कि नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट नॉलेज फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो द फोस्टर वैल्यू टॉलरेंस रिस्पेक्ट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग द स्टूडेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है, इसलिए भी उनको उन चीज़ से अवेयर होना चाहिए। एनसीईआरटी इसमें काम कर रही है, जो करिकुलम में है वो क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, किस आधार पर, डेवलपमेंट एजुकेशनल मटेरियल एंड गाइडलाइन फॉर द इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन राइट्स एजुकेशन स्कूल करिकुलम। ये एनसीईआरटी क्या कर रही है कि वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्कूल जो करिकुलम बनाया जाए उसमें ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया जाए। जिससे इंक्लूड किया जाएगा तो बच्चे अवेयर होंगे, बच्चे अवेयर होंगे तो धीरे धीरे उनके परिवार, उनका समाज अवेयर होगा, तो उन चीज़ों को जानेगा। उसके बाद एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट लॉ रिलेशन टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के अनुसार जो ह्यूमन राइट्स क्या होगा, तो इसमें क्या आएगा कि पेरेंट्स किस हिसाब से कि चाइल्ड का जो लॉ है उसको समझें, वो जाने, उसके अवेयर हो, इसलिए पेरेंट्स के लिए भी ह्यूमन राइट्स लॉ बनाया गया। कि कह रहा है कि पेरेंट जो है, ह्यूमन राइट्स लॉ पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स। पेरेंट्स के आधार पर कैसे हो, चाइल्ड की जो राइट, जो उसका अधिकार है उसकी बात कर रहा है, कि उसको जब सुरक्षित करेगा, वो जानेगा, तो वो बच्चे को आसानी से किस चीज़ों से बचा सकता है, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन अवेयर होगा तो एब्यूज़ से बचाएगा, जो उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा हो उससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है। या लाइक टू जो बनाया गया है जुवेनियल जस्टिस, जो बात हो रही है बच्चे की जो प्रिवेंशन के लिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, इसमें जुवेनाइल जस्टिस की बात कर रहा है कि जो बच्चे हैं, जो उनको जो एब्यूज बच्चे हैं, उनको उनका राइट्स है, उनको इसके तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बच्चों को, इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 2015 में अमेंडमेंट किया गया। तो ये बता आया, तो इसके आधार पे बच्चों के राइट्स को सुरक्षित किया जाता है। राइट टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उनसे बच्चे को वर्क न कराया जाए, जो बच्चे हैं उनसे काम न कराया जाए, उनको शिक्षा प्रदान किया जाए उनसे, या कोई और गलत एक्टिविटी न कराया जाए उनसे, नशे वाला कोई भी काम न कराया जाए जिससे वो संदिग्ध जो एक्टिविटी है उनसे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो उन सब चीज़ों को सब प्रोटेक्ट करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 आया, और वो बच्चे के अधिकार की बात कर रहा है कि उसको एजुकेशन देना चाहिए, उसका क्या अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसको इसमें अवेयर नहीं होना चाहिए, उसको वर्क नहीं करना चाहिए, उसे रोकेगा। तो जब उस काम से उनको रोका जाए कि उनको लेबर वर्क नहीं करना है, तो जब पढ़ने के लिए उन्हें प्रमोट किया जाएगा, वो अपने अधिकार को जानेंगे, पढ़ेंगे, और उनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कह रहे करिकुलम। अब करिकुलम में किस आधार पे इसको इंक्लूड किया, तो किस किस पॉइंट की बात करें करिकुलम, राइट टू एजुकेशन करिकुलम में कह रहा है कि इंट्रोड्यूस द ह्यूमन राइट एजुकेशन। हम ह्यूमन राइट को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम बताएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क को हम करिकुलम में इंक्लूड करें, जिससे क्या होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में जानेगा, अवेयर होगा। राइट टू बेस ऑन अप्रोच टू एजुकेशन, उसके बेसिस पे इंक्लूड द एजुकेशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो एजुकेशन में नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस आधार पर पढ़ाएंगे। चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स के बारे में बताएंगे, उसके अधिकार क्या क्या हैं। जेंडर इक्विटी, ह्यूमन राइट्स करिकुलम डेवलप करेंगे। जेंडर इक्विटी की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे, माइनॉरिटी की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। तो ये सब चीज़ों को क्या करेंगे हम, जब एजुकेशन में उन चीज़ों को बताएंगे, अवेयर करेंगे बच्चों को, तो क्या होगा कि अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, और असेसमेंट एंड एवोल्यूशन
HRE की प्रोसेस पे, एडवोकेसी एंड एक्शन प्रोजेक्ट, ऐसा सा मतलब इसे एक्शन प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो समाज में जाएंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा जिससे क्या हो कि ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटी को जानेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं इस पिक्चर में देखें तो पहला कह रहा है कि हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट। जो हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्ट हो वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो इसको हम डेवलप करेंगे, इस आधार पे ह्यूमन राइट बता रहे हैं। दूसरा क्या होगा, नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड करिकुलम ऑफ ह्यूमन राइट इन एजुकेशन। तो जब हम उसको उस आधार पे हम नॉलेज देंगे, उसका स्किल डेवलप करेंगे, वैल्यू करेंगे, तो ह्यूमन राइट इधर पे करिकुलम का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद विजन एंड प्लानिंग, उस हिसाब पर हम उसका विजन प्लानिंग करेंगे। जस्ट फॉर पीसफुल सोसाइटी, क्यों करेंगे, क्योंकि वो जब अधिकार को जानेंगे तो पीसफुल जो सोसाइटी है उसको क्या करेगा, उसका निर्माण करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर को सीखेगा, सबके अधिकार को जानेगा, राइट को जानेगा, तो उसको तोड़ेगा नहीं, वो जानेगा कि हमारा अधिकार है, दूसरे का भी अधिकार है, ये वो कर सकता है। तो उस हिसाब से वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल आउटकम, तो लास्ट में क्या आएगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो समाज में परिवर्तन होगा, तो आउटकम आएगा आउटकम के रूप में। तो ये सारा जो करिकुलम में जो हम ह्यूमन राइट्स इंक्लूड करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम इन चीज़ों को, तो हम ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और आउटकम हम प्राप्त करेंगे, इन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे उसके बाद हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है। पहले पिछले इलेक्शन में हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, उसके बाद जब पूरे विश्व में जब उथल पुथल हुआ, तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, पीस को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और सौहार्द बनाए रखने के लिए, एक दूसरे हर देश के लोगों की जो ह्यूमन वैल्यू थी उसको जो ख़त्म हो गई, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया कि वो क्या करेगी, एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो पीस को वो क्या करे, इस्टेब्लिश करे। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश इन 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। विद द प्राइमरी गोल, इसका जो प्राइमरी गोल था क्या करा, प्रमोट द पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मेन गोल यही है, पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट। इन चार गोल पे क्या करता है, आगे बढ़ा, कि मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी गोल है इसका जो है, वो इन्हीं चारों पे वो रख के आगे बढ़ा कि जो यूनाइटेड नेशन जो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में वो पीस लाएगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ह्यूमन राइट्स जो मानव का अधिकार है उसकी सुरक्षा करेगी और डेवलपमेंट करेगी, उस समाज का डेवलपमेंट करेगी। इस आधार पे इसका काउंसिल का गठन हुआ गया। उसके बाद द की बॉडी ऑफ द यूएन सिस्टम डिक्लेयर द ह्यूमन राइट इज द ह्यूमन राइट काउंसिल। उसके बाद जो इन्होंने के ह्यूमन राइट की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना की। ये क्या करेंगे, ह्यूमन राइट काउंसिल ये ऐसी मतलब ये संस्था बनाई गई जो ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए कमिटी बनाएगी, जो कहीं का वायलेंस हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो उसका ये निरीक्षण करेगा और देखेगा अपने पर्सपेक्टिव से कि किस बेसिस पे ह्यूमन राइट्स उसको क्या क्या ह्यूमन राइट्स के जो वैल्यू हैं उसको हटाया जा रहा है या उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसको वायलेंस किया जा रहा है उसके प्रति, ह्यूमन के प्रति, तो उसकी रक्षा के लिए कमेटी बनाएगी और जांच करेगी और उस हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद ये एक्शन लेगा कि आप किसी भी कंट्री के हिसाब से कि आपके देश में ऐसा हो, ह्यूमन राइट्स वायलेंस हो रहा है या ह्यूमन राइट्स की रक्षा नहीं हो रही है, जो उसके राइट्स उसको प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो आप ऐसा ये क्या करें, वर्ल्ड लेवल पे प्रेशर जनरेट करके, जिससे वो कंट्री या जो भी कंट्री हो वो उसको अवेयर हो गया, उससे जो वायलेंस हो रहा है उसको समाप्त करें। तो इन सब चीज़ों, इसका मिशन क्या है और पर्पज़ क्या है। तो इसका मिशन वही है जो हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन का मिशन मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी,
मेन इसका जो मिशन है, जो इसके गोल ऑब्जेक्टिव, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। डेवलप द रिलेशन अमंग द नेशन, दो जो नेशन अलग अलग हैं उनके बीच क्या करना, रिलेशन को डेवलप करना। प्रमोट द सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना। बेटर लाइफ को प्रमोट, स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए ह्यूमन राइट्स जो नियम है उनको बनाए रखना। तो ये इसका मिशन है और इसका पर्पज है इस यूएन कमेटी का। उसके बाद कह रहा है कि मेंबरशिप एंड स्ट्रक्चर जो इसका क्या है, तो इसमें कह रहा है कि जो यूएन कमीशन में 193 मेंबर ऑफ स्टेट हैं, जो ईच विच हैज रिप्रेजेंटेशन, किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, जनरल असेंबली में इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। वेयर द मेजर डिस्कशन मेड, जो आपस में डिस्कस करते हैं, जो भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर बोला कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, स्पेशलाइजेशन एजेंसी। तो ये सब चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग एजेंसी बना के उसका परीक्षण करती है। ह्यूमन राइट्स मैंडेट, तो उसमें कह रहा है कि ये क्या कि यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन का जब 1945 में गठन हुआ तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR का गठन किया। कब किया, अडॉप्ट बाय 1948 में इन्होंने किया। इसका क्या था कि फाउंडेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या किया कि जो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का गठन किया, जिस जो क्या करे ह्यूमन राइट्स के लिए उसका सर्च करे, उसके राइट्स को, उसके फ्रीडम को बनाए रखने के लिए काम करे पीपल। उसके बाद ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म, जो ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म में उसमें फिर इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की बात हुई, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन अलग अलग कमीशन बनाए, ऑफिस बनाए, जिससे वो मॉनिटर कर सकें कि हर जगह जो इनकी संस्था है पूरे विश्व में शांति और पीस को बनाए रखने के लिए, ह्यूमन राइट्स को बचाए रखने के लिए वो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग जगह पे ऑफिस बनाया गया है, उसका मॉनिटरिंग की गई, उनकी संस्था बनाई गई जिससे वो और चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें। ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया, अब उसकी बात की ह्यूमन राइट काउंसिल क्या क्या करती है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो क्या है, यूनियन जनरल असेंबली इन 2006 में इस्टेब्लिश हुई। यह कमीशन ह्यूमन राइट जो है, जो एवोल्यूशन है उसको रोकता है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका जो मेन, इसके जो 47 मेंबर स्टेट इलेक्टिव हैं, उसमें जो क्या है, जनरल असेंबली होती है, उसमें इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके आधार पर जो प्रत्याशी जो इसमें चुने जाते हैं, वो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनका चुनाव होता है। मीटिंग है सीजन होता है, जो उसमें काउंसिलिंग मीटिंग होती है। जनरल जो जिनेवा और स्विट्जरलैंड में कर रहा है, मेन ऑफिस जो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो कार्य क्या है, एड्रेस द ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट ग्लोबली। वो ह्यूमन राइट वायलेशन को एड्रेस करता है और उसको ग्लोबली पूरे विश्व में उसको प्रमोट करता है कि ह्यूमन राइट के अधिकार को बचाने के लिए ह्यूमन राइट संस्था प्रमोट करती है। कहीं वार हुआ या किसी कंट्री में वार हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट या एक्टिव हो जाती है ह्यूमन राइट जो HRC कमेटी है, कि वहाँ के लोगों की जो ह्यूमन है उनकी राइट्स की रक्षा के लिए, उनका वायलेंस को रोकने के लिए, पीस और एस्टेब्लिश करने के लिए वो फिर आगे आती है वो संस्था। उसके बाद रेजोल्यूशन एंड रिपोर्ट बनाती है, उस कमीशन को, हायर कमीशन को सबमिट करती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। फिर एड्रेस द ह्यूमन राइट वायलेशन को करता है। तो ये सब इसके क्या है, ह्यूमन राइट काउंसिल HRC के ये कार्य हैं, ये फंक्शन है, उसके पर्पज है, उसका गोल है, उसका फंक्शन है, वो क्या एक्टिविटी करते हो, वो पूरा ये डिफाइन किया गया कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूएन ने गठित किया, उसके आधार पे हम पूरे विश्व में कैसे शांति बनाए रखें, कैसे कार्य ह्यूमन राइट्स की रक्षा कर सकें, उसी को बनाए रखने के लिए इन्होंने पूरा एक प्रारूप बनाया कि इस आधार पर हम अलग अलग कमेटी, अलग अलग काउंसिल के थ्रू हम उसको
मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिपोर्ट लेंगे और हम उस आधार पे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखें तो जो इवोल्यूशन हम पार्ट है हमारा, कि हम पढ़ने के बाद हम जान सकें कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट क्या है, उसके बारे में बता सकते हैं। डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एजुकेशन और ह्यूमन राइट लॉ रिस्पेक्ट टू वुमेन के रिस्पेक्ट में हमें जो ह्यूमन राइट लॉ है वो क्या है, वो है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेन द करिकुलम ऑफ ह्यूमन राइट एंड एजुकेशन, एजुकेशन में ह्यूमन राइट जो करिकुलम इस्टेब्लिश किया गया ह्यूमन राइट को अवेयर करने के लिए, उसको हम ब्रॉडली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस यूनिट को पढ़ने के बाद। व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या रोल है, उसको हम क्या है, क्या उसका रोल है, हम इसको बता सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखें, अगर कंक्लूड करें, समराइज करें इन चीज़ों को, तो देखेंगे कि कैसे हम एजुकेशन के द्वारा अपने ह्यूमन राइट्स के अधिकार को जान सकेंगे, कैसे हम एजुकेशन से एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन में ह्यूमन राइट का अगर हम इंक्लूड करते हैं करिकुलम में, तो किस आधार पे हम उसको हम बना सकेंगे, किस आधार पे हम बच्चों को अवेयर कर सकेंगे और बच्चों से वो उनके घर में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी अवेयर होगी, और कैसे समाज को हम एजुकेशन के द्वारा अवेयर करेंगे, उनके राइट्स को बताएंगे एजुकेशन के द्वारा, और समाज अपने राइट्स को जान के अपने जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा और पीसफुल सोसाइटी के इस्टेब्लिश होगी। तो ये हम एजुकेशन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर हम ये सीखा आज के लेक्चर में। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप